नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जीओए अकाउंट्स के एग्ज़ाम, इसके अलावा पंचायत समिति में जो ऑडिटर्स की पोस्ट निकलती हैं या फिर जूनियर ऑडिटर्स के एग्ज़ाम होते हैं, तो सब एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जीओए अकाउंट सीरीज़ का पार्ट 26 है। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे जाके आप डिटेल सिलेबस जीओए अकाउंट्स का और साथ में उनके पार्ट्स जरूर देख सकते हो जो पुराने प्रीवियस पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, इन द कैपिटल ऑफ नेशनलाइज बैंक द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बी लेस देन हाउ मच परसेंटेज। तो बेसिकली जो नेशनलाइज बैंक होते हैं जिनको बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक और पीएसयू में डिफरेंस है। पीएसयू में क्या आएंगी, पीएसयू में आती हैं जितने भी आपके जो सरकारी उपक्रम है लाइक सेल, पीएचईएल, ठीक है, बेल, ये सारी पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग्स है। और पीएसबीज क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पीएसबीज को पीएसयू के साथ कंपेयर मत करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो नेशनलाइज बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं बेसिकली, तो उसमें शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कितने से कम नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा 51%। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 51%। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। द डिसीजन और द ऑर्डर ऑफ ओम्बुड्समैन इन द स्कीम इज कॉल्ड एज व्हाट अमंग द फॉलोइंग। तो बेसिकली जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम होती है, तो उसमें जो बेसिकली डिसीजन होता है ओम्बुड्समैन का, वो उस डिसीजन को बेसिकली क्या कहा जाता है, तो उस डिसीजन को कहा जाता है अवार्ड ऑफ द ओम्बुड्समैन। मतलब कि जो ओम्बुड्समैन ने अवार्ड दिया यहाँ पे, चाहे वो बैंक के साथ हो या फिर बैंक के अगेंस्ट हो सकता है, मतलब कि या तो वो कस्टमर को सपोर्ट करेगा या फिर वो बैंक को सपोर्ट करेगा, तो वो कहा जाता है अवार्ड ऑफ ओम्बुड्समैन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं बैंकिंग सेक्टर के, मार्केटिंग के, कंप्यूटर के। जिस हिसाब से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, सब तरह के मैंने एक दो क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, तो डेफिनेटली हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। तो थर्ड क्वेश्चन इज, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक्स इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सही नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इफ ए कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट्स इन वन स्टेट, स्टेट लॉस आर एप्लीकेबल। सपोज करो, ये बात करते हैं कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक की। तो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक अगर मान ले कि ये सिर्फ हिमाचल में ऑपरेट करता है, या फिर मैं करूँ बात हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, तो वो किस में ऑपरेट करेगा, बिल्कुल स्टेट हिमाचल प्रदेश में ही। तो बेसिकली वहाँ पे स्टेट लॉस एप्लीकेबल हो जाएंगे। इफ़ ए कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट्स इन मोर देन वन स्टेट, अगर यही मैं कहूँ कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक दो स्टेट में चला गया, ठीक है, सपोज करो मैंने बोला दिल्ली में चला गया या फिर हिमाचल प्रदेश में चला गया, तो वहाँ पे सेंट्रल लॉस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी भी सही है। सो थर्ड ऑप्शन इज, द बिजनेस ऑफ बैंकिंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये बेसिकली बीआर एक्ट 1949 के अंदर आता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें सही क्या नहीं है, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आल्सो रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इट इज़ रॉन्ग। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। थ्री पर्सन्स हैव ज्वाइन टुगेदर टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी है। सपोज करो तीन भाई है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश की। सपोज करो इन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली थी 10 लाख की, तो जब मार्केट के रेट डाउन थे तो इन्होंने 10 लाख की प्रॉपर्टी को 20 लाख में बेचने का सोचा। ये रफली एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं वहाँ पे। तो आपको बताना है इनमें से क्या सही है। तो दोस्तों, द पर्सन शैल बी कॉल्ड पार्टनर्स, ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि ये बेसिकली तीन पर्सन है, वो बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनरशिप के रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इट इज़ नॉट ए पार्टनरशिप फर्म सिंस दे शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस। क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली और उसको बाद में बेच दिया, चाहे वो घर की प्रॉपर्टी हो या फिर उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करके उसको नेक्स्ट बेच दिया हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट मेक्स यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को कौन यूज़ करता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा सीपीयू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन ये जीओ अकाउंट्स के अलावा जो जीओ आईटी के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे भी स्ट्रीट स्टडी 247 और टेलीग्राम पे भी @स्ट्रीट स्टडी। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको इजीली हर वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको अपलोडेड वीडियोज़ के, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उनके पीडीएफ्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं।
मूव करते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज विच अमंग द फॉलोइंग। तो बायर हमेशा क्या चीज़ देखता है, सपोज करो आप भी किसी शॉप में कुछ चीज़ खरीदने जाते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो कि उसकी कॉस्ट कितनी है। तो राइट आंसर क्या बी क्या होगा इसका, कस्टमर कॉस्ट। तो बायर की नज़र में सबसे पहले क्या होती है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसके बाद ही वो क्वालिटी को कंसिडर करता है। मूव करते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। व्हेन पार्टनर्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट एग्री दैट द सेल ऑफ गुड्स शैल बी रिगार्डेड एज फाइनल सेल ओनली ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। तो कोई भी पार्टीज हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट में, वो एग्री करती हैं कि किसी चीज़ को हमने बेचना है जब कोई कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, आइदर बिफोर और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और सेल इट इज़ कॉल्ड एज। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन की बात होती है, तो वो कौन सी सेल कहलाती है, आपकी कंडीशनल सेल। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन इफ एल्स की कोई भी कंडीशन यूज हो जाए तो दैट काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कंडीशनल सेल। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। इफ देर इज सम अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोई डायरेक्टर्स है कंपनी के, इफ दे हैव डन सम अल्ट्रा वायर ट्रांजेक्शन फॉर द कंपनी, इट कैन नॉट बी रेटिफाइड आइदर बाय बोर्ड और शेयर होल्डर। तो इस ट्रांजेक्शन को ना ही बोर्ड रेटिफाई कर सकता है और ना ही शेयर होल्डर होते हैं जो किसी भी कंपनी के, वो उसको रेटिफाई कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In case of nationalized banks, a preference shareholder can exercise maximum how much percentage of the total voting right। तो अगर कोई नेशनलाइज बैंक में कोई पर्सन है जिसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वहाँ का, ठीक है, ये आपको पता होगा वैसे प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। अगर आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो मैं प्रेफरेंस शेयर मार्केट क्या होती है इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये इससे आपके जो कंसेप्ट होंगे वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग बीएससी एनएससी इतना ही जानते हैं, उनको अंदर की चीज़ें पता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, रोज़ नाइट में मेरी 9 o'clock के अराउंड एक मार्केट एनालिसिस करके या फिर एक मार्केट न्यूज़ करके वीडियो आती है, तो आप उसको जरूर देखिए, उसको फॉलो कीजिए, काफ़ी चीज़ें वहाँ से भी आपकी क्लियर हो सकती हैं। तो मैक्सिमम कितने परसेंटेज होते हैं टोटल वोटिंग राइट्स, तो राइट आंसर होगा 1% इन केस ऑफ नेशनलाइज बैंक्स। मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। बैंक लोन्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज कवर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर एज व्हाट काइंड ऑफ एडवांसेस। तो बैंक के जो लोन होते हैं पैक्स को दिए जाते हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, इसको किस तरह के एडवांसेस कहा जाता है, दे आर नोन एज इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। द समरी असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट मीन्स व्हाट। दोस्तों तो एक इनकम टैक्स एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। आईटी एक्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी मैं डाल दूंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैंने 2-3 डाली भी हुई हैं, वो भी आप जरूर देखना, उनके ऊपर अपनी फीडबैक अपनी राय जरूर देना। तो अगर आपको आईटी एक्ट के ऊपर भी वीडियो चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। सो द समरी असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट मीन्स व्हाट। तो इसको क्या कहा जाता है, व्हेन द असेसमेंट इज कंप्लीटेड बाय असेसिंग ऑफिसर विदाउट एनी फर्दर क्वेरी। जब कोई जो ऑफिसर होता है, ठीक है, जो कौन सा ऑफिसर जो आपकी इनकम टैक्स को जो बेसिकली आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसको जो असेस करता है, जब उसके द्वारा असेसमेंट कंप्लीट हो जाती है और कोई उसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी नहीं है, उसको मतलब कि उसने असेस कर लिया कि हाँ इसकी इतनी इनकम है और इसको इतना ही इनकम टैक्स पे करना है, कोई इंक्वायरी नहीं है, तो उसको बोला जाता है द समरी असेसमेंट। मूव करते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आई शेल ट्राई टू यूज़ मैक्सिमम क्वेश्चन इन द अपकमिंग वीडियोस। और भी क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका जीओए अकाउंट्स का एग्जामिनेशन भी आने वाला है। इसके अलावा और भी एचपीएसएससी ने ऑलरेडी वैकेंसीज भी और भी निकाली हुई हैं जीओए अकाउंट से रिलेटेड, हालांकि उनकी डेट नहीं आई है, बट यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको बताने में से क्या सही नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द फर्म इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर। तो फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, सभी पार्टनर्स होते हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग होती है। प्रॉफिट शेयरिंग किस हिसाब से होती है, तो वो पर्टिकुलर एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो एक पार्टनरशिप का भी एक अलग से कंसेप्ट है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर आपको लगता है कुछ आपके माइंड में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं तो आप बता सकते हो, तो आई शैल ट्राई टू कवर दैट वीडियोस इन माय कंसेप्चुअल टॉपिक्स। जो मैं कंसेप्चुअल टॉपिक्स चूज़ करता हूँ उन वीडियोस में मैं उनको कवर करता जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहें तो कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस उनकी पीडीएफ्स के लिए, तो आप ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक कर सकते हैं जो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, आपका मुझे कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच।